हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज की इस लेक्चर में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एओडी। ठीक है बेटा, अगर इसका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखें तो बहुत ज्यादा है। हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना अपने को पढ़ना है, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम्स पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी तरीके से अपने को पढ़ना होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग जानेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। ठीक है, तो बेटा टेंजेंट और नॉर्मल में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट के बारे में अपने को पता है, मैं डेफिनेशन रीड करता हूं पहले, फिर उसके बाद से मैं बताने की कोशिश करूंगा टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि टेंजेंट क्या होता है। बेटा टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, या अपन बोल सकते हैं कि स्पेशल केस ऑफ सीकेंट एज इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx। अपने को पता है बेटा सीकेंट होता क्या। सीकेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक लाइन इस सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, इसको बोला जाता है सीकेंट। क्या बोला जाता है बेटा? सीकेंट बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये लाइन कि ये जो डिस्टेंस है कम होते होते जब ये लाइन जब इस सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है तो उसको बोला जाता है टेंजेंट। ठीक है, तो ये लाइन जो होता है क्या बोलता है? टेंजेंट की तरह काम करती है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पीओसी। समझ में आ गया होगा? तो सीकेंट और टेंजेंट में आपको डिफरेंस पहले पता चल जाना चाहिए। सीकेंट और ये टेंजेंट, टेंजेंट हुआ ये वाला चीज, सीकेंट हुआ ये वाला चीज। सीकेंट का मतलब लाइन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट की हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से टेंजेंट का मतलब होता है लाइन सर्कल को टच की है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस पॉइंट को भी बोला जाता है पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाला और आगे चीज यहां पे देखते हैं। जैसे कि यहां पे देखिएगा y इज इक्वल टू mx इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू mx इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, देन dy बाय dx क्या? देन dy बाय dx रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट ड्रॉन टू इट। देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर ये फंक्शन है ऑब्वियस y इज इक्वल टू fx, तो ऑब्वियस dy बाय dx जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रख दें, जैसे कि लिखा है इसमें इफ वी पुट p पॉइंट x1, y1 इन dy by dx देन इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट p। मतलब कि अगर किसी पॉइंट पे dy by dx हम लोग कोई कर्व है, उस कर्व पे कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक कर्व है, इस तरीके से एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये p मान लीजिए x1, y1। ठीक है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस तरीके से। ठीक, इसका ये अब इस कर्व का अगर dy by dx निकालूंगा तो ये बनेगा क्या? बनेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कौन सा पॉइंट पे? एट पॉइंट P। तो याद रखिएगा किस तरीके से मैं बोलता हूं, इसमें फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं कि इफ वी पुट x1, y1 dy by dx, ठीक है, देन इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P x1, y1। मतलब कि dy by dx तो निकाले, अगर कोई पॉइंट को डाल दीजिएगा तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। ठीक है, जैसे कि बेटा मैं इस को समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि बेटा ये कर्व है, कोई भी कर्व है, और ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया इस तरीके से। इस लाइन को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लाइन कर्व को किसी पॉइंट पे टच किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लाइन कैसा बनेगा? टेंजेंट बोलते हैं इसको। ये थीटा एंगल, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए इस तरीके से कर्व है, ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया। ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है उसको बोला जाता है क्या? इंक्लिनेशन। ठीक है, और इस एंगल का अगर टेंजेंट ले लीजिएगा, इस एंगल का अगर आप टेंजेंट ले लीजिएगा तो इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ दिस थीटा विल बी बिकम, क्या बोलेंगे इसको? आप स्लोप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा या टेंजेंट, देखिए वापस रिपीट कर, थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये टेन थीटा जो बनेगा इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो इस टेन थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? m से, और इसको बोला जाता है स्लोप भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको dy by dx से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन टेंजेंट लाइन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोला जाता है इंक्लिनेशन, और इस इंक्लिनेशन का tan थीटा ले लो, यानी टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखिए ये जो थीटा है ना, इसका टेंजेंट ले लिया, यानी tan ऑफ दिस थीटा विल बिकम स्लोप, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, dy/dx से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मुझे निकालना है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे px1, y1, ठीक है, तो मैं चालाकी से कैसे निकालने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ t x माइनस x1, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है किसी पॉइंट p पे, ठीक है, जो p पॉइंट क्या रहेगा, x1, y1, तो हमें लिखना है y माइनस y1, x माइनस x1, ये m ऑफ t क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है क्या, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से यहां पे लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट p, यानी p पॉइंट पे x माइनस x1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x इंटू x माइनस y1, सॉरी x माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। तो ध्यान में रखना है इसको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, यहां पे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है टेंजेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसको मैं यहां पे हाईलाइट करने वाला हूं। नोट को देखिएगा ध्यान से। इफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेटा एक बात बताओ, तो m का वैल्यू, जो स्लोप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, समझिएगा ध्यान से। बेटा मान लीजिए ये x एक्सिस है, ऑब्वियस है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा एक लाइन है जो इस x एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा x एक्सिस के पैरेलल जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, तो कैसा बनेगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस है, ये लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है इस x एक्सिस के पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है थीटा क्या बनने वाला है, यहाँ पे 0 बनने वाला है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ओवरलैप हो सकता है। तो बेटा जब थीटा 0 है तो अपन जब फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो m बराबर, जो एंगल दोनों के बीच कितना है बेटा, एंगल कितना है, 0 है, तो tan 0 का जो वैल्यू होगा क्या होगा बेटा, 0। तो यहाँ पे जो स्लोप का जो वैल्यू आता है क्या आता है, 0 आता है। तो याद रखिएगा, जब भी लाइन जो है, एक लाइन जो टेंजेंट वाला जो लाइन है, वो लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्योंकि थीटा बनने वाला है यहाँ पे 0, और जैसे ही थीटा बना तो m इक्वल टू tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। आई होप ये कहानी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस चीज को, ये वाला पॉइंट को, किस क्या बनने वाला है यहाँ पे। दूसरा देखिएगा, बोलेगा इफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज हॉरिजॉन्टल, तो खत्म हो गया, और वर्टिकल आने वाला, वर्टिकल और पैरेलल टू y एक्सिस। अब बोलेगा ऐसा कि ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस बेटा, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, या अपन बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, या बोलेंगे वर्टिकल है, वर्टिकल है ना, ऑब्वियस है। ये अब बेटा एंगल क्या बनने वाला है दोनों के बीच, क्योंकि हमेशा, अब आप बोलोगे सर एंगल तो ये y एक्सिस के पैरेलल एंगल 0, नहीं नहीं नहीं, एंगल हमेशा बेटा x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाता है। याद रखना है, कहां से किया जाता है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाता है। तो बेटा यहां से एंगल देखो ना, तो ये जो एंगल बनने वाला 90 डिग्री बनने वाला है, कितना, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो थीटा का जो वैल्यू आया, ये थीटा का जो वैल्यू आया 90, यहां पर रख दो, tan 90, और tan 90 का जो वैल्यू बनेगा क्या बनेगा बेटा, इनफाइनाइट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वर्टिकल और पैरेलल टू y एक्सिस, और टेंजेंट इज, ये भी मैं लिख दिया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट क्या है इस लाइन की, परपेंडिकुलर है, तो m बराबर tan 90 बनेगा, और tan 90 बनेगा तो m का वैल्यू, जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो दो चीज हम लोग सीखे कि सबसे पहले अगर लाइन एक दूसरे के सर, एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल है, तो बोलेंगे स्लोप का वैल्यू 0 है। अगर एक लाइन y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के परपेंडिकुलर है या y एक्सिस के पैरेलल है या वर्टिकल है, तो बोलेंगे स्लोप का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन में भी भरपूर यूज होता है, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा।
बोला मैक्स एन इक्वल एंगल विथ बोथ एक्सिस, इक्वल एंगल बनाता है। तो जो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो कैसे प्लस माइनस 1 होगा, देखिएगा ध्यान से बेटा। मैं इसको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए इक्वल एंगल कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है, हम लोग जो एंगल देखेंगे वो कहां से देखेंगे आप बताइए। हमेशा सर हम लोग एंगल तो देखते हैं कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये जो एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 135 बनाया है। ये लाइन अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखिएगा 45 आया है आया है ना। तो ये जो है अगर ध्यान से देखिए यहाँ 45, ये 135, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू 135 है, तो यहाँ पर रखिएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये बनेगा tan 45 का वैल्यू कितना आता है बेटा, 1 आता है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अपने पास आ गया मेक्स एन इक्वल एंगल विथ बोथ द एक्स एक्सिस, सॉरी बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस के साथ अगर अपन जो एंगल देखते हैं तो ये आता है कितना, स्लोप का वैल्यू कितना आता है, +-1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ बोथ एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा बेटा, जैसे मान लो ये वाला चीज है, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किया, इसमें बोला है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ बोथ एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट होना चाहिए दोनों एक्सिस के साथ। तो बेटा देखो, मैं ये ऐसा किया, एक लाइन, ये लाइन बनाया, ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये लेंथ जो होगा ना, ये पॉजिटिव है, ये मान लो ए है, तो बेटा ये क्या होगा, बी, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अगर जो एंगल जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, बताओ 135। कितना बनने वाला है, 135। एंगल ऐसे मेजर मत कर देना बेटा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखा जाता है। तो ये थीटा आ गया 135, तो tan 135 का जो वैल्यू आएगा बेटा वो कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। तो याद रखिएगा कि जब भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा सेम साइन का होगा, सेम साइन, इसका साइन सेम, तो ये 135 है। एक और मैं जैसे बता देता हूं, सेम साइन देखना है ना, एक्स पॉजिटिव और वाई, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो है कि नहीं, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव देखता हूं, ये देखो बेटा, ये वाला एक्स नेगेटिव यहाँ पे और वाई नेगेटिव। एंगल कैसे देखोगे सर, ये वाला एंगल देखेंगे, यही तो थीटा है 135, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या ये बताओ कि जब इक्वल इंटरसेप्ट बनेगा जिसमें साइन सेम साइन को होंगे, भाई इसका साइन सेम है, एक्स और वाई एक्सिस का साइन जो है सेम है, ये वाला साइन सेम है, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी स्लोप क्या बनने वाला, -1। ठीक है, अब मैं दूसरा कोशिश कर रहा हूं समझाने का। बोलेगा मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट तो होगा, क्या बोलेगा, इक्वल इंटरसेप्ट होगा, लेकिन बोलेगा ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इंटरसेप्ट विथ ऑपोजिट इन साइन। तो अगर इसको समझने की कोशिश करोगे बेटा, तुरंत कहानी क्लियर है। देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्लियर है। मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, ये वाला लाइन देखो, x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव। क्या इंटरसेप्ट तो बनाया एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ बनाया और y एक्सिस के साथ भी बनाया, लेकिन ऑपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन है कि नहीं, ये x पॉजिटिव में, ये y नेगेटिव में। तो यहां पे जो एंगल देखने वाले हो बेटा क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 45। tan 45 कितना होता है, तो यहाँ पे m बराबर और tan 45 का मतलब 1 आ जाएगा। एक और इसी को समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, ऐसा। अब देखो, ये वाला केस तो ले चुका है, ये वाला केस ले लिया, अब कैसे ले सकते हो सर, ऐसा ले लो ना, ऐसा देखो, ये भी लाइन जो है, ये y क्या है पॉजिटिव है कि नहीं है, ये y वाला चीज पॉजिटिव है, ये वाला x वाला जो चीज है कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या वापस वही चीज हुआ कि नहीं। तो हम लोग पढ़े कि अच्छा इंटरसेप्ट तो बनाएगा, लेकिन सेम साइन को होगा, तो स्लोप आएगा -1 के +1 आएगा, -1 आएगा +1 अगर अपोजिट साइन को होंगे तो जो स्लोप का वैल्यू होगा वो, यहाँ पे भी एंगल क्या बनने वाला है 45, तो ये बनेगा 1। बच्चा एंगल क्या करता है, ऐसे देखता है, सर ये एंगल लो, नहीं बेटा ऐसे एंगल नहीं देखा जाता है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूँ बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि टेंजेंट के अंदर ये सारी चीजें पढ़े, कि सबसे पहला चीज पढ़ा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप का वैल्यू क्या आने वाला है, 0। कोई लाइन एक्स एक्सिस के नहीं, अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या वर्टिकल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो जो स्लोप का वैल्यू आने वाला है इनफाइनाइट आने वाला है। अगर ऐसा देखा जाए कि लाइन जो है इंटरसेप्ट तो सेम बनाया, इक्वल इंटरसेप्ट बनाया,
लेकिन अपोजिट इन साइन है, अपोजिट इन साइन है, अपोजिट इन साइन है, तो स्लोप का वैल्यू क्या आने वाला, 1 आने वाला है। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट तो बनाया, लेकिन क्या है, सेम साइन के हैं, सेम साइन का, इस टाइप का साइन देखो यहाँ पे सेम है, ये x पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे ये वाला x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, और ये यहाँ पे देखोगे तो स्लोप का वैल्यू कितना आएगा बेटा, बताओ बताओ बताओ, -1 आ जाएगा, सॉरी ये +1 आएगा, और यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो जब भी सेम साइन का होगा स्लोप -1 आता है, अगर अपोजिट साइन का होगा तो स्लोप का वैल्यू +1 होता है। तो बेटा ये कहानी क्लियर हो गया होगा। मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। बेटा आप शुरू करने वाला है नॉर्मल, बेसिक बात है। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटा, नॉर्मल में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए बेटा ये सर्कल है, इस तरीके से सर्कल के केस में समझा देता हूं। ये एक टेंजेंट लाइन है इस तरीके से, ठीक है, यहां पे नहीं बनाता हूं, यहां बना देता हूं। ये ऐसा सर्कल, ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। बच्चा बोलता है सर ये लो नॉर्मल बना दिया सर 90 डिग्री, ये सर टेंजेंट है, ये टेंजेंट वाला लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। क्यों सर, क्योंकि ये जो लाइन है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये जो है 90 डिग्री बना सकते, तो ये नॉर्मल कहलाएगा। नहीं बेटा, ये है गलत। नॉर्मल का डेफिनेशन ये होता है कि एक लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, लेकिन एक शर्त है कि सर्कल के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए। कहां से, पॉइंट ऑफ पीओसी, इससे पास होना चाहिए, ये शर्त है। तो याद रखिएगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया बस हो गया, नहीं, शर्त भी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए। बेटा अब मैं यहां पे बताने वाला हूं कि फिर से वापस आपको समझ में आ गया होगा कि एक लाइन है, ये वाला एक कर्व है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होती है बेटा, पास होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे इसको नॉर्मल। हाँ, ऐसा नॉर्मल नहीं बोलेंगे कि परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ किया बोले कि ये नॉर्मल है। बेटा अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल किसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेटा एक चीज बताओ, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ा जाता है ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन, जैसे कि दो लाइन, अभी तो बताया ऐसा कुछ कि दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मान लीजिए L1 है, ये L2 है, ठीक। L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब कि इसका जो स्लोप आने वाला है ना M1, और इसका जो स्लोप आने वाला है, इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना के बराबर आएगा, -1 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो जो स्लोप होता है इक्वल होता है। जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। तो बेटा मैं ऐसा कुछ लिखने वाला हूं, तब मैं वापस वही सेम चीज तो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी ये M1 है और ये क्या बेटा, ये है M2, ठीक है। ये M1 है और ये है M2। अब समझिएगा इसका मतलब, M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या लिखा बेटा, यहाँ पे -1 लिखा, यही तो लिखा, ये M2 है। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करना थोड़ा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको इधर खिसका के लाया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन dy/dx एट p, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये चीजें समझ में आ गया हो भाई, यही तो है M1 इंटू M2 बराबर -1 है, तो मेरे को M2 निकलना होगा तो क्या मैं -1 अपॉन M1 नहीं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्वियस दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होने वाला है, ठीक है। अब मैं बेटा यहाँ पे आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मुझे निकालना होगा तो बड़ी चालाकी से हम निकालने वाले, कैसे निकालेंगे बेटा समझिएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर वापस वही काम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, y माइनस y1, ठीक है। यहां पे लिखूंगा x माइनस x1, और जो यहां पे m ऑफ t था ना, हम तो पता चल गया कि सर m ऑफ t और इनटू में m ऑफ n बराबर क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों का स्लोप, नॉर्मल और टेंजेंट का जो प्रोडक्ट आने वाला स्लोप का वो क्या आने वाला, -1 के बराबर। तो मुझे अगर यहां से बेटा m ऑफ n निकालना है तो तुम बताओ, चाहे m ऑफ n नहीं m ऑफ t निकालना है तो क्या आएगा बताओ, m ऑफ t निकालोगे सर तो ये -1 अपॉन m ऑफ n आएगा। यही चीज तो है बेटा, ये देखो सॉरी, मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टली मैं यहां से ये निकाल देता हूं, m ऑफ n निकाल देता हूं। तो m ऑफ n निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -1 अपॉन m ऑफ t, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं यही तो काम करने वाला हूं।
जो स्लोप का वैल्यू आने वाला है, यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहा हूं ना, तो y माइनस y1 x माइनस x1 और ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन m ऑफ t और x माइनस x1। बस यही तो है, यही चीज यहां पे भी लिखा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट P। ये स्लोप है -1 अपॉन m ऑफ t है, ठीक है, इंटू x माइनस x1। तो बात क्लियर है। अगर मुझे मान लो कि टेंजेंट, स्लोप का टेंजेंट पता है, सॉरी टेंजेंट अगर कोई है उसका स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, नॉर्मल की जगह पे लिखने वाला हूँ -1 अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अपन डील कर सकते हैं। तो हम लोग दो चीज पढ़े, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से कंक्लूड करता हूँ बेटा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P है y माइनस y1, सॉरी x1 को y1, तो ये आएगा m ऑफ t इंटू में x माइनस x1, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट y माइनस y1 x माइनस x1, और यहां पे लिखूंगा m ऑफ n, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा इसको सुंदर बना दो, m ऑफ n की जगह पे क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन m ऑफ t लिख सकता हूं, तो ये बनेगा x माइनस x1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये एक फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला बन गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, उसको डील करते हैं। 2014 के अंदर बेटा एडवांस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जेईई एडवांस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बोला गया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये वाला, ठीक है। ये एक कर्व है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस वन इज, बड़ा सिंपल है। एक कर्व दे रखा है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिएगा किस पॉइंट पे, 1,3 पे। तो हम बड़ा सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट करने वाला है। देखिएगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो दे रखा है, यही पे स्पेस है ना, मैं इसको बना देता हूँ। y माइनस एक्स के पावर कितना है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। y माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर कितना है बेटा, 5 है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है बेटा। इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है किसी पॉइंट पे। तो बड़ा सिंपल काम है, मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएट करूंगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 5 इंटू में, इसका डिफरेंशिएशन आएगा y डैश माइनस में 5 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 4। इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, बराबर में इसमें लगा दो बेटा u इंटू बी, तो ये बनेगा 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, समझ में आया। इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसको रखा। अब x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनने वाला बेटा। अब मेरे को किसी पॉइंट पे निकालना है, कौन सा पॉइंट पे बेटा, 1,3 पे निकालना है। तो 1,3 पे निकालना है, यानी x का वैल्यू कितना रखना है, 1, और y का वैल्यू कितना रखना है, 3। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 रख दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 इंटू में y डैश 5 इंटू 1 रख दो, 2 बनेगा बेटा, ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और प्लस में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये बनेगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो इधर बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा y डैश माइनस में 5 बेटा, ये कितना बनेगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो y डैश माइनस में 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो यहां से y डैश का वैल्यू क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। मैं फिर से वापस एक बार देख लेता हूं बेटा, जैसे कि इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स की पावर 5, ये y डैश माइनस में 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये लिख देंगे 2x। अच्छा, इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया बेटा डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे ध्यान देना अपने को, कि जैसे कि ये लिखा x इंटू, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ये वाला, और इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना अंदर वाला का, तो ये बनेगा 2x बन जाएगा, ठीक है बेटा। और ध्यान से देखना, अब इसको लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब सही है ना। तो अब बेटा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 कितना बनेगा, ये 4 बन जाएगा, इंटू में 2 बन जाएगा, प्लस में 1 प्लस 1 ये बनेगा 4, ठीक है। तो 8 और 4 कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से आ जाएगा बेटा अपने पास y डैश माइनस में 5 इज इक्वल टू कितना, 3 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो यहां से y डैश का जो वैल्यू आने वाला कितना आ गया, 8 आ गया। तो बड़ा सिंपल है, इस तरीके से देखिए डायरेक्टली जेईई एडवांस
2014 में पूछा गया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा गया है, ठीक है, इस कर्व पे, तो हम बड़ा आसानी से निकाल पाए, ठीक है। यही सेम चीज मैं यहाँ भी लिखा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यही सेम चीज लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सब कुछ सेम है। मैं इसको डेरिवेटिव डायरेक्टली किया हूँ इस तरीके से, और वाई डैश का वैल्यू आया 8। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व्स का मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बोलूं ना कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मैं यहां बोलूंगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ द कर्व्स। क्या? टेंजेंट ऑफ कर्व्स। असल में ना दो कर्व के बीच का जो एंगल निकालना होता है, उसका मतलब होता है कि दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना। ये ध्यान में रखिएगा, अगर दो कर्व के बीच का एंगल अपने से पूछा जाए तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि दोनों कर्व के जो टेंजेंट जो दोनों कर्व पे बनने वाला, उन दोनों टेंजेंट के बीच का कर्व्स, इसीलिए लिखा हूं एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ द कर्व्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, फिर इसकी कहानी शुरू करेंगे। इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ द कर्व्स, देखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ टू कर्व्स एट P इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इसको देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कर्व है y इज इक्वल टू fx। क्या है? कर्व y इज इक्वल टू fx। दूसरा कर्व है C2 जिसका नाम दिया गया C2, y बराबर gx, दूसरा फंक्शन है। दूसरा कर्व है gx। एक कर्व है पहला C1 fx, C2 है gx। बेटा कुछ इस तरीके से कर्व बनाया होगा, ऐसा कर्व, ठीक, एक ऐसा कर्व बनाएगा। बेटा इसके बीच के जो टेंजेंट बनेगा, क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसके बीच का टेंजेंट कैसा बनेगा बेटा? ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनने वाला है। टेंजेंट का मतलब समझते होंगे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द कर्व्स। समझ में आया? तो एंगल बिटवीन कर्व्स बोलने का मतलब है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ द कर्व। टेंजेंट्स ऑफ द कर्व, जो दोनों कर्व पे जो टेंजेंट बना है, उस टेंजेंट का बीच का जो एंगल होता है ना, उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन द कर्व। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। सब कुछ यहाँ पे सेम ही लिखने वाला हूँ, यहाँ पे देखिएगा यही सब चीज लिखा हूँ। ये वाला चीज है ना कि अगर ये मान लीजिए कर्व इस तरीके से दे रखा है, ये कर्व दे रखा है ऐसा, ये वाला कर्व है C1, ये C2 है, ठीक है। ये जो है ना, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जिसका नाम थीटा, जो एंगल बनाया कितना, थीटा 1 है ना। अब ये जो है ना, ये जो है एक और लाइन ऐसे बनाया, क्यों? ये टेंजेंट लाइन, ये भी टेंजेंट लाइन है। इस कर्व के लिए ये टेंजेंट है और इस कर्व के लिए ये वाला टेंजेंट। इन दोनों का बीच का एंगल जो है ये है थीटा, और ये जो थीटा है इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स। क्लियर है? अब हम लोग इसको अगर प्रूफ करना भी चाहें तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ध्यान से बेटा, इन दोनों के बीच के एंगल कितना है? थीटा। ये मैं माना हूं कितना, थीटा 1। अब थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहां से थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब हम दोनों तरफ tan लेने वाला है, tan थीटा बराबर tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। और जैसे ही लोगे तो यहां से कुछ बनेगा, ये tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइड बाई 1, दिस वन। और tan थीटा 2 क्या है बेटा? ये है m2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व C2। ये है m1, क्या है? m1 है। तो बस यहां से फार्मूला लग जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा? हमेशा एक्यूट होगा। क्या होगा? हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। अब यहाँ पे ये भी पढ़े, इन एनी ट्रायंगल PQ और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी हम लोग जानते हैं, तो ये इस तरीके से भी अपन ड्राइव कर सकते थे। बाकी देखिएगा ध्यान से, अपने पास ये फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। जो यहाँ पे लगने वाला है मॉडुलस, अगर कोई नेगेटिव गलती से आया भी तो इसको बना देगा पॉजिटिव, ठीक है। और थीटा जो होगा हमेशा क्या होने वाला है? एक्यूट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ और कहानी है, जैसे कि बोला कि C1 C2 कट्स ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऐसा कुछ है कि एक
एक कर्व जो है इस तरीके से दूसरे कर्व को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया है। कितने पे? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया, यानी थीटा क्या बनने वाला है यहाँ पे? 90 डिग्री। और जब ऐसा बनने वाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला अपन लिखे बेटा अभी, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो थीटा का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 90 रखोगे। tan 90 का वैल्यू कितना आएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के लिख दोगे 1/0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 0 बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और देखो तो ये इस तरीके से कुछ आने वाला है, ठीक है। ये क्या बनेगा, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा अपने पास 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास m1 इंटू m2 बराबर -1। यही तो बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर होता है। वही तो सेम चीज है, जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 के इक्वल आने वाला है, ठीक है बेटा। अब ये चीज समझ में आ गया है तो यहां पर इसका डेरिवेशन भी आ गया। अब देखिए दूसरा, अभी से बोला गया बेटा दूसरा केस नंबर 2 क्या बोला गया? इफ m1 इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पहला कर्व का जो स्लोप है ना अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो तो क्या बनेगा। तो हम लोग लिमिट में पढ़े हैं कि जब भी कोई भी फंक्शन अगर इंफिनिटी को टेंड करे तो उसको कोशिश करो कहां ले जाने के? नीचे ले जाने के, डिनोमिनेटर में ले जाने के। क्यों? नीचे जाएगा तो बनेगा 0, उससे अपने को करोड़ का फायदा होने वाला भाई। तो देख रहे हो m1 क्या किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को। तो जैसे इंफिनिटी को टेंड करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये m1 कहां चला जाए बेटा? डिनोमिनेटर में जाए। इससे फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि ये 0 बन जाएगा। तो देखो ये m1 को नीचे ले गया, m1 को नीचे ले जाएगा तो ये बन जाएगा। अब m1 टेंड कर रहा है इंफिनिटी को तो एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी, ये तो बनने वाला है 0, ये भी बनेगा 0। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अपने को क्या मिल जाएगा? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? थीटा जो मिलेगा वो किस टाइप से मिल जाएगा? tan इनवर्स, ठीक है भाई, tan इनवर्स 1/m2 का मॉड। तो याद रखना ये कब होगा? जब m1 जो होगा पहला कर्व का जो स्लोप होगा वो इंफिनिटी को अगर टेंड करता है तो। अब कोई बोलेगा सर अगर मान लीजिए जो दूसरा वाला कर्व है उसका स्लोप का जो है अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो क्या होगा? फिर से वापस वही बात बेटा, अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसको चेंज कर देंगे तो tan इनवर्स θ1 बराबर क्या आएगा? 1/tan इनवर्स थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/m1। यहाँ पे क्या था? tan इनवर्स 1/m2 का मॉड था, तो यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, ठीक है ना। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पे m2 को डिवाइड में ले जाएंगे, m2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे क्योंकि इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। जो टेंडिंग होता है, जो टेंड करता है उसको हमेशा नीचे की तरफ ले जाता है, डिनोमिनेटर में ले जाता है। उससे फायदा होता है कि वो 0 बनने की कोशिश करेगा। लिमिट का एक खेल पता है अपने को। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लेता हूं बेटा। जेई में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जेई 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे जैसे कि बोला है जेई 2021 के क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या पूछा गया है? लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द इलिप्स दिस वन। एक इलिप्स दे रखा है, ठीक है, x² डिवाइड बाई 9 प्लस y² डिवाइड बाई 1 बराबर में 1 एंड सर्कल दे रखा है एक x² प्लस y² बराबर में 3, ठीक है। इलिप्स में क्या होता है ना, कैसे पता चलता है सर इलिप्स है कि सर्कल है? बेटा यहाँ पे जब इक्वल नीचे में अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा x² 3 डिवाइड बाई y² 3 बराबर 1। इलिप्स में ऐसा नहीं होता, ये बराबर नहीं आएगा कभी, ये अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे x² डिवाइड बाई 9 प्लस में y² 1 आ रहा है, अलग अलग आएगा हमेशा। क्यों? ए और बी का भाई अपने को पता चलता है ना कि इलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो ए और बी का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो याद रखना सर्कल में ऐसा होता है कि ये सेम आएगा हमेशा, है ना, नीचे में ए और बी का वैल्यू, तभी तो वो सर्कल बनता है ऐसा। ये वाला और ये वाला भी सेम रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से रहता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ और स्टार्ट करने वाला बेटा, फटाफट। तो ये दे रखा है एक इलिप्स एंड सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आगे दे रखा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये काम का बात है। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन अपने को निकालना है tan थीटा। दो चीज दे रखा है, हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या करना अपने को, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। सर्कल दे रखा है ना अपने को, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल दे रखा है x² प्लस y² बराबर 3, तो y² बराबर लिख दिया 3 माइनस x²। क्या लिख दिया? 3 माइनस x²। यहां पे दे रखा है इलिप्स x² बाई 9 प्लस में y² को रिप्लेस कर दिया यहां से 3 माइनस x² बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई किया यहां से x² प्लस 27 माइनस 9x², ये आ जाएगा अपने को, ये आ जाएगा यहां से अपने पास क्या आएगा देखिएगा, ये आएगा 18 बराबर में
8x², यानी x का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3/2 आएगा, तो 3/2 को सिलेक्ट करना है और ये -3/2 को रिजेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैं लिख भी दिया हूं, गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, अब जैसे ये आया x का वैल्यू, तो अपन लोग y भी निकाल सकते हैं। हाँ, y कैसे निकालेंगे भाई, अपने को पता चल गया x का वैल्यू 3/2 है, तो y यहां से क्या आ जाएगा, y यहां से आ जाएगा √3/2। तो x और y पता चल गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुल मिला के अपने को यहाँ पे पता चल गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब और बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अपने को जैसे पता चला कि हाँ देखिएगा, ये जैसे पता चला अपने को, तो मैं क्या करने वाला यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको, हाँ बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया ना। मैं दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से जो y डैश मिलेगा दोनों कर्व का, C1 का डिफरेंशिएट करेंगे, C1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से जो y डैश आएगा उसको बोलेंगे M1। दूसरे वाला कर्व को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से मिल जाएगा M2। स्लोप इसका मिलेगा, इसका स्लोप दोनों, तब क्योंकि हमें थीटा निकालना है ना, tan थीटा, तो मैं इसीलिए ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो बेटा देखना ध्यान से, मैं क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया ये इलिप्स को। जैसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया y डैश इक्वल टू -x/9y आया। अब मुझे रखना पड़ेगा भाई y डैश निकालना है कौन सा पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना 3/2, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू रखना पड़ेगा √3/2। जैसे रखे ना बेटा ये मिल गया, और इसको बोलेंगे M1। क्या बोलेंगे, M1। पहला कर्व का जो है क्या है, ये स्लोप निकल गया। दूसरे वाला का डिफरेंशिएट क्या, y डैश बराबर आ गया -x/y। x का वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, y का वैल्यू डालूंगा, जैसे डालूंगा तो -√3 आ गया, इसको बोलेंगे M2। तो M1 और M2 आ गया। अब मेरे को चालाकी से क्या करना है, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, M2 - M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला अब अप्लाई करने वाला हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, M2 कितना है बेटा -√3, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा √3/9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस में M1 M2 यानी -√3/9 इंटू में ये आएगा तुम्हारा -√3। क्लियर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहां से tan थीटा का वैल्यू अपने पास आ जाएगा। देखिए यहां से जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ये आएगा आपके पास किस टाइप से वैल्यू आने वाला है, यही सेम चीज मैं भी किया हूं, सेम चीज आपके पास घूम फिर के आने वाला है, क्योंकि मॉड के अंदर है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो आपके पास क्या आएगा, मैं दिखा देता हूं, यहां से आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला सारी चीजें। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2√3/3। अब इसको रेशनलाइज कर देना है, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2/√3। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है, समझ में आया। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2/√3। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब कुछ और खूबसूरत चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, क्वेश्चंस बहुत आप अभी तक तो नहीं आए इससे। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम बनाने के बजाय मैं कुछ और सोचूंगा कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा दूं, जल्दी से फटाफट मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि इसको कैसे बताऊं, समझिएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड, तो मैं इसको थोड़ा सा रफली समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा बेटा। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, कुछ इस टाइप से कोई कर्व है, एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ किया गया इस तरीके से, ठीक। इसका नाम देता हूं बेटा, इस पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया गया। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो कर्व पे क्या किया, किसी एक पॉइंट पर टच किया होगा, P पॉइंट पे, और उस P पॉइंट से नॉर्मल गुजरना चाहिए। नॉर्मल होने के लिए शर्त है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये है बेटा नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल, ये है टेंजेंट, ठीक है ना। अब ये बेटा टेंजेंट है, ये पॉइंट P ले लेता हूं x1, चाहे x, y, ठीक है। अब जैसे ये x1, y1 मान लो, x1, y1 मान लो बेटा, ये जो है ना नॉर्मल है, तो मैं इसका नाम देता हूं n, ये P है, ये n है, ये टेंजेंट है तो इसका नाम देता हूं T। इसको यहां से एक प्रोजेक्शन गिराता हूं, यानी ऐसा बोल सकता हूं कि अपन परपेंडिकुलर यहां से एक गिराया, ठीक है। ये जो है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री। भाई ये लाइन जो है ना, ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बेटा मैं इसको बोल देता हूं थीटा, कितना बोलता हूं, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये, अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो नॉर्मल बनाया है, ये बताओ टोटल, ये वाला अगर थीटा है तो ये कितना बन जाएगा, अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये टोटल क्या, टोटल कितना बन जाएगा बताओ,
ये टोटल बनेगा 90, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों सर? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये थीटा तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला क्या बनेगा? ये भी बनेगा सर 90 माइनस थीटा। क्यों? अगर सर ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसको 90 माइनस थीटा बनना पड़ेगा। तो यही तो लिखा हूं, अगर ये थीटा है बेटा तो ऑब्वियस है, और ये 90 डिग्री है ऑब्वियस, ये भी लाइन 90 डिग्री बना रही है तो ये बनना पड़ेगा इसको 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा फटाफट। देखो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये बीच में ये वाला एंगल थीटा बना है, तो ये लाइन तुम ड्रॉ किए तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री ऑब्वियस है, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है मान लो, अब ये थीटा 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? थीटा होना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो इसको होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। बस यही सब कहानी लिखा हूं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, कि मैं क्या चाहता हूं समझाना। बेटा ये समझना, अरे यार हाँ, ये समझना यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो है क्या है? टेंजेंट। ये जो पीटी जो है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक इसको बोलेंगे एलटी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक, ये पीएन को बोलेंगे, पीएन बराबर होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये पीटी जो है क्या है यहाँ पे? पीटीएल लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा इसको जो शेडो बनेगा ना यहाँ पे, ये वाला जो इसका, अच्छा इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या से? एस से। ठीक है, और ये जो बनेगा ना एस टी, तो ये बोलेंगे सब टेंजेंट। देखो नाम से समझ में आ रहा है, सब टेंजेंट। ठीक है, ये जो बनेगा ये बनेगा सब नॉर्मल। क्या बनेगा? सब नॉर्मल। इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये यहाँ पे गिरने वाला है तो इसका बोलेंगे सब नॉर्मल। इसका प्रोजेक्शन इस टेंजेंट वाला का यहाँ गिरेगा तब बोलेंगे सब टेंजेंट। तो ये एस टी हो गया, ये एस एन हो गया, ये पीटी हो गया, ये पीएन हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे नाच रहा है। आप देखिएगा ध्यान से, मैं कैसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये एस माना, अच्छा ये लेंथ ना, ये पूरा का पूरा मैं मान लूंगा वाई। क्या मान लूंगा? वाई। अब इस ट्रायंगल में खेल चलेगा और इस ट्रायंगल में खेल चलेगा, यही काम यहाँ पे मैं लिखा हूं, इसको जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा। पीटी क्या है बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एसटी क्या है बताओ? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। इसी तरीके से पीएन क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल। और एसएन क्या है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मैं बता चुका हूं, प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। अब बेटा पीएसटी में, अगर ट्रायंगल पीएसटी में जाओगे तो वहां साइन थीटा का जो वैल्यू आने वाला है ना, वो क्या आने वाला? पीएस अपॉन पीटी आने वाला है। और पीएस का मैं हाइट बताया हूं क्या? देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना पीएस, ये वाला, ये बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये थीटा है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाया है तो ऑब्वियस है कि ये बेस का आएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये कैसा है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे? पीएस डिवाइड बाई पीटी। ठीक है ना, तो पीएस डिवाइड बाई पीटी। देखो यहाँ पे पीएस डिवाइड बाई पीटी। पीएस का जो लेंथ का क्या माना हूं मैं? अभी बोला था कि इसको y1 मान लो। क्या मान लो? y1, क्योंकि हम लोग पॉइंट जो माने थे ना वो x1 को y1 माने, तो जो हाइट होगा वो क्या होगा? y1। तो y1 हो जाएगा, पीटी बराबर यहां से आ जाएगा अपने पास y1 कोसेक थीटा। क्या आएगा? y1 कोसेक थीटा आएगा। और y1 कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा, y1 कोसेक थीटा को लिख दो ऐसा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है कोसेक स्क्वायर, इसका रूट लगा दिया। y1 इंटू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दो 1/10 स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताओ। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ये y1 आ जाएगा रूट अंडर 1 अपॉन 1 प्लस में m स्क्वायर आएगा। जैसे कि उसको सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में 1, और ये रूट अंडर m स्क्वायर, ये आ जाएगा m, तो y1 अपॉन m डिवाइड बाय रूट अंडर, ये देखो आया। ऐसा भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरे वाला का बेटा इसी तरीके से पीएसएन ट्रायंगल में देखोगे, पीएसएन ट्रायंगल में देखोगे ये भी आएगा रूट अंडर y1, सॉरी पीएन बराबर आ जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। तो टेंजेंट में क्या आएगा? नीचे में m आएगा, नॉर्मल में m ऊपर में आएगा बस। तो ये आएगा y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे आएगा y1 इंटू में रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो st है सब टेंजेंट है, y1 अपॉन m बन जाएगा। क्या बनेगा? y1 अपॉन m, यहाँ बन जाएगा सब टेंजेंट में नीचे में m आया है। देखो टेंजेंट वाला में ना बेटा m कहाँ आने वाला है? नीचे की तरफ। यहाँ भी m नीचे में आ रहा है। नॉर्मल में m कहाँ आएगा? ऊपर में आएगा। यहाँ भी ऊपर में आएगा। कहाँ भी भाई? सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी क्या आने वाला है? ऊपर में आने वाला। तो याद रखना टेंजेंट में m नीचे आने वाला और नॉर्मल में क्या आने वाला है? ऊपर में। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है बेटा, बहुत क्वेश्चन तो इससे पूछा नहीं गया अभी तक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड
लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब कुछ इसमें फाइंड करना अपने को, चारों चीज फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पे 2,4 पे, ठीक है, टू द कर्व y स्क्वायर बराबर 8x। बेटा ये देखा, जैसे तुम देखा ना तुम्हारे दिल में खुशी होना चाहिए, अच्छा इसका तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे, तो यहां से y डैश y इंटू वाई डैश कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा और यहां से y डैश निकालोगे ये आएगा 4/y, ठीक है, y डैश आ गया। और y डैश किसी पॉइंट पे तो निकालना है ना बेटा अपने को, ये पॉइंट पे, किस पॉइंट पे निकालना है 2,4 पे, यानी x का वैल्यू 2 डालना है, y का वैल्यू इतना डालना है, तो y का वैल्यू 4 डालना था, 4/4, ये y डैश का वैल्यू कितना आया 1 आया ना, y डैश का वैल्यू कितना आया 1। अब देखिएगा y डैश का वैल्यू अपने पास यहां से m आ गया 1 आया, और यही कहलाएगा m। अब हम लोग फॉर्मूला अभी तो पढ़े कि अगर सर मुझे स्लोप ऑफ, यानी मुझे अगर मान लीजिए pt निकालना है, क्या निकालना है pt का मतलब क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो पढ़े थे y1 1/1 प्लस में m², यही पढ़े थे ऐसा। तो y1 अपने को पता है लेंथ, y1 कितना है 4 इंटू में 1/, स्लोप पता चल गया 1/1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ऐसा, इसका आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, अभी तो पता है कि y1 इंटू में m ऊपर में चला जाएगा, है ना, m² ऐसा। तो y1 का वैल्यू पता है अपने को, x1 y1 दे रखा है ना, तो अपने को y1 पता है 4, ये 1/1 प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी ये आएगा 4√2। बात समझ में आया बेटा। अब मुझे निकालना है PT, LT होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ, अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, सब टेंजेंट क्या आएगा, सब टेंजेंट में आएगा y1/m, और यहाँ पे आएगा y1 इंटू में m, तो y1/m का मतलब 4/1, यहाँ पे आएगा 4 इंटू में 1, तो ये भी 4 आने वाला, ये भी 4 आने वाला। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना था, हमें m पता चल गया, लेंथ पता है, x1 y1 पता रहता तो y1 हमें पहले से पता होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, मैं अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से किया गया यहाँ पे। ये देखिए सब कुछ सेम है, ऐसे निकाला गया SN PN PT और ये ST, ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया गया, देख लीजिए आप ध्यान से, इस टाइप से, है ना। अब हम लोग बताने वाले बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, किसके अलोंग होता है बेटा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। अब समझिएगा ध्यान से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व के बीच अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व इज ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल, हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बेटा एक ऐसा दे रखा है कर्व, इस टाइप से कोई भी कर्व है, एक लाइन है, ठीक है, और दूसरा एक और लाइन, इस तरीके से एक लाइन दे रखा है, या कोई भी कर्व दे रखा है, मान लो ये कर्व है ऐसा, चलो ये कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है, SD निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या होने वाला है, इन दोनों के कॉमन नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है तुम ध्यान से देखो, यहां बेटा टेंजेंट बन रहा होगा, यहां भी ये भी टेंजेंट लाइन है इस कर्व पे, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है, तो इसको बोलेंगे ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल नहीं है, इसको बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक ऐसा नॉर्मल जो दोनों कर्व से पास होती है, भाई उसके लिए भी नॉर्मल है, इसके लिए भी नॉर्मल है, तो कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। इन दोनों कॉमन नॉर्मल, ये जो डिस्टेंस इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस, ये वाला गैप, इसको बोलेंगे SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व के बीच का निकालना हो तो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल देखा जाता है। ये कॉमन नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, समझिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल। दोनों कर्व पर जब जो टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों पैरेलल होगा, ऑब्वियस है भाई। ये जो टेंजेंट बनेगा, यहाँ भी टेंजेंट बनेगा, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट हमेशा क्या होगा भाई, ये भी दोनों पैरेलल होंगे। इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होने वाला बेटा, बराबर होना है। दो लाइंस पैरेलल होता है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। अब हमें पता है कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला कर्व जो है, ये जो है कॉमन नॉर्मल के काम करेगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही तो कहानी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया भी है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। जेई में 2021 में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं बेटा, देखना ध्यान से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x - y = 1। एक लाइन है
x माइनस वाई इजकल टू 1 एंड एक कर्व है एक्स स्क्वायर बराबर 2y। तो हम समझ गए एक्स स्क्वायर बराबर 2y अपवर्ड पैराबोला यानी यू टाइप कर्व बनने वाला है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 1 एक लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना अपने को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये जेईई 2021 में पूछा गया था। बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 2y ऐसा कुछ होगा, लाइन ऐसा ले लिया है रैंडम, x माइनस वाई बराबर 1 ये लाइन ले लिया, ठीक है। अब पता है कि इस कर्व पे जो टेंजेंट बेटा ड्रॉ करोगे, ये जो टेंजेंट होगा और ये जो लाइन होंगे वो आपस में तो कैसा होगा बेटा, दोनों पैरेलल, क्योंकि ये है कॉमन नॉर्मल, है कि नहीं, ये है कॉमन नॉर्मल। ये कॉमन नॉर्मल जो है बेटा, इसके अलोंग जो डिस्टेंस देखा जाता है, तो ये जो दोनों के बीच का गैप है ये क्या बनेगा, यही बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग देखा जाता है दोनों कर्व के बीच, ठीक है। ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा देता है, तो ये दोनों, ये वाला जो लाइन होगा और ये वाला लाइन अपने कैसा होगा, इक्वल होगा, पैरेलल है ना दोनों। इसीलिए आप सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं ना बेटा इस कर्व पे, इसका तरीका यह है कि हमेशा कोई एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसको बोलता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक ऐसा पैरामीटर मानो कर्व पे जो उस कर्व को सेटिस्फाई करता है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो उस कर्व को सेटिस्फाई करता है उसको बोलता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर बराबर 2y है, तो मैं यहाँ पे अगर तुम बेटा इसके जगह पे तुम यहाँ पे 2y स्क्वायर रखो y की जगह पे, तो क्या बनेगा, ये 4t स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर बनेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2t आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर x का वैल्यू 2t आ गया। तो देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट जो कर्व को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो पॉइंट मान लिए। अब हम क्या करने वाला है, बड़ा काम है, यहाँ से सस्ता काम है, कुछ नहीं है। x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है बेटा, अगर इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओ तो ये बनेगा y बराबर में x माइनस 1 बनेगा। और हम जानते हैं कि y बराबर mx प्लस में c होता है, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। स्लोप पता चल गया। ये जो कर्व दे रखा है इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से y डैश निकालेंगे। डिफरेंशिएट क्या, y डैश का वैल्यू कितना आ गया बेटा, x, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 2t अपॉन dy बाई dx आया, x का वैल्यू कितना अपन निकालेंगे, यहाँ पे देखो ना बेटा x का वैल्यू कितना है, 2t है, ये y का वैल्यू कितना ये वाला है, तो ये y डैश का मतलब हो गया dy बाई dx, x की जगह पे रखेंगे ये 2t। क्लियर है ना भाई, इस पॉइंट को रखना पड़ेगा ना भाई, हमें dy बाई dx निकाले, dy बाई dx का वैल्यू x आया, अब हमें इस पॉइंट को तो रखना भी तो पड़ेगा ना, तो y डैश का वैल्यू x आ जाएगा। यहां से आ गया 2t बराबर ये m का वैल्यू ये, अब m का वैल्यू अपने को dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप, ये m का वैल्यू पता है तो m का वैल्यू रख दिया, यहाँ t का वैल्यू आ गया हाफ। t का वैल्यू जैसे हाफ आएगा ना, इससे फायदा हो जाएगा कि तुमको पॉइंट पता चल जाएगा, पूरा का पूरा पॉइंट पता चल जाएगा। पॉइंट पता चल गया बेटा, t का वैल्यू यहाँ पे रखोगे हाफ, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1/2, तो ये पॉइंट p पता चल गया। और जैसे ही p पता चल जाएगा तो अब कैसे करना भाई, अपने को ये वाला फॉर्मूला, ये कर्व है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे डिस्टेंस निकालोगे सर, ये पॉइंट p पता चल गया है हाफ, ये लाइन है, तो एक पॉइंट और लाइन के, एक पॉइंट और पॉइंट के बीच की दूरी तो अपन जानते हैं, पॉइंट और पॉइंट के बीच की दूरी जानते हैं कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर होता है कि नहीं बेटा। लेकिन एक यहां पे बहुत लोग झूलते हैं बेटा, मान लो एक पॉइंट है, एक लाइन है ये x माइनस वाई बराबर में 1, जैसे ये लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है p है ये 1,हाफ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। तो कैसे निकलता है सर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है p बराबर में या d बराबर, ठीक है, d बराबर होता है ax1 प्लस में by1 प्लस में c डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसा यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया बेटा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मैं d निकालने वाला हूं, तो ये x के जगह पे ये रखूंगा 1, तो ये बनेगा 1 माइनस में हाफ, और ये इधर आएगा तो -1 बन जाएगा डिवाइड बाई रूट अंडर इसका स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट का, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर बनेगा, इसका मॉड लगा दो, ये से ये खत्म, तो ये बनेगा 1/2 का मॉड, -1/2 ऊपर में, और ये बनेगा √2 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/2